स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल न्यू एशियाई कोचिंग पर। मैं रजत रस्तोगी आपका स्वागत करता हूं और कल की तरह आज हम इतिहास की क्लास को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कल हमने पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि इतिहास क्या है, इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास का मूल्यांकन किस दृष्टिकोण से करते हैं, इतिहास के पैमाने क्या हैं पढ़ने के, और हमने ये जाना था कि इतिहास के बारे में क्या तथ्यों का संकलन करना ही इतिहास है या फिर इतिहास को हम एक विशाल, एक समग्र दृष्टिकोण से, एक समग्र अवलोकन हम इतिहास का करने के लिए यहाँ आए हैं। आज से हम जो अप्रोच डेवलप करेंगे वो अप्रोच होगी एनालिटिकल अप्रोच। मेरा एक बेसिक कंसर्न ये होगा कि आप लोग केवल फैक्ट नहीं फील करोगे, केवल फैक्ट को याद नहीं करोगे, बल्कि आप लोग आंसर लिखा कैसे जाता है, मेंस की अप्रोच क्या होनी चाहिए। सपोज मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, 1857 की क्रांति के कारणों को लिखिए, तो आप उन कारणों के लिए कुछ 4-5 हेडिंग याद करोगे और उसे लिख दोगे। लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न जो मेंस की अप्रोच है, वो अप्रोच आजकल इतनी डिफर हो चुकी है कि वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछता। हम लोग की जो अप्रोच है वो एनालिटिकल इस वे में है कि जो यूपीएससी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन होंगे मैं आपके सामने टैकल करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे उन आंसरों को लिखो, और लिखना मैं आपको सिखाऊंगा, राइटिंग स्किल मैं आपकी डेवलप कराना चाहूंगा, ताकि पीटी के बारे में तो बहुत मिलेंगे आपको पढ़ाने वाले, बहुत पढ़ाते हैं पीटी, तो फैक्चुअल डेटा पढ़ाया और अपना काम निकाल के चले गए। लेकिन मेरा जो मेन कंसर्न होगा वो इतना होगा बच्चों कि हम लोग मेंस की अप्रोच को डेवलप कर सके। तो उसी कड़ी में, मॉडर्न हिस्ट्री की कड़ी में, आधुनिक भारत की कड़ी में हम लोग आज एक सिस्टमेटिक वे से अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे और अपने डेटा को एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ये हम ही है, हमारी फोटो देख रहे हो आप। चलिए क्लीन ऑल करते हैं और आज से हम लोग इस क्लास का श्री गणेश कर देंगे। आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास, अब इसे समझिए। सबसे पहले इतिहास का विभाजन, सबसे पहले इतिहास का विभाजन करने वाले जो इतिहासकार थे वो थे जेम्स मिल। जेम्स मिल ने 1817 में इतिहास को 3 फॉर्म में बांट दिया। और वो 3 फॉर्म क्या थे जानते हो? जेम्स मिल के थ्रू जो इतिहास का विभाजन किया था वो 3 फॉर्म उन्होंने बांटा। हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, जल्दीबाजी में ना करते हुए बहुत प्यार से हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चों, इतिहास का विभाजन कुछ इस प्रकार से हुआ कि 1817 में जेम्स मिल नाम का एक इतिहासकार है, उस जेम्स मिल ने इतिहास को बांटा हिंदू काल में, मुस्लिम काल में और ब्रिटिश काल में। हिंदू काल यानी कि प्रारंभिक फेज वाला इतिहास जो है, मुस्लिम काल यानी कि तुर्की आक्रमण से जब स्टार्ट हुआ, और ब्रिटिश काल आप ये मान के चलिए कि लगभग प्लासी का युद्ध हुआ है 1757, तो आप लोग अनुमान लगाइए कि 1700 साढ़े 1700 के बाद का इतिहास जो है वो ब्रिटिश काल का शुरू हो जाता है। हालांकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 में यहाँ आई थी और व्यापार करने के उद्देश्य से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, लेकिन बाद में उन्होंने हमारे राजाओं की दशाओं को देखा और देखने के बाद चूंकि आपसी फूट उनमें थी, उसका फायदा उठाकर वो ब्रिटिश कंपनी, जो व्यापारी कंपनी थी, वो एक राजनीतिक कंपनी में तब्दील हो गई। तो ये इतिहास का सबसे पहले हमने कैटेगराइज किया कि जेम्स मिल ने इतिहास को कैटेगराइज किया 1817 में, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे समझते हैं इससे। जेम्स मिल जो सबसे पहले इतिहासकार है जिन्होंने इतिहास को बांटा, उसके बाद
देखो जेम्स मिल ने जो 1817 में बांटा हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में, तो जो मुस्लिम काल इन्होंने माना है वो मोहम्मद गौरी के आक्रमण से इन्होंने शुरुआत करी है। मोहम्मद गौरी के आक्रमण से इन्होंने मुस्लिम काल को प्रारंभिक अवस्था मुस्लिम काल की मान ली। और ब्रिटिश काल को ये मान रहे हैं 1757 यानी कि प्लासी के युद्ध से, ये ब्रिटिश काल के फेज को मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो इतिहास का एक विभाजन हो गया, एक पहलू से हो गया। क्योंकि जो जेम्स मिल है वो कौन से इतिहासकार हैं? जेम्स मिल ब्रिटिश इतिहासकार हैं, तो ये अपने हिसाब से इतिहास को डिवाइड या इतिहास का विभाजन करेंगे। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी था जो भारत में पनप रहा था, और जानते हो जब स्वतंत्रता की होड़ मच रही थी भारत के अंदर, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उस स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ नए स्वतंत्रतावादी इतिहासकार पनपे। एक ऐसी खेप भारत में आई जो स्वतंत्रता की जिद में इतिहास को लिखने लगी। तो उनका दृष्टिकोण क्या ब्रिटिश इतिहासकार के दृष्टिकोण से मैच करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जो ब्रिटिश इतिहासकार है वो अपने दृष्टिकोण से इतिहास को विभाजित कर रहे हैं, और जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है उनका दृष्टिकोण भारत के परिप्रेक्ष्य से होगा, ना कि ब्रिटिश के दृष्टिकोण से होगा। तो राष्ट्रवादी इतिहासकार, एक विभाजन तो जेम्स मिल का हो गया, एक विभाजन हो गया राष्ट्रवादी इतिहासकारों के थ्रू। और मैंने बताया कि राष्ट्रवादी इतिहासकार जो विभाजन करेंगे वो राष्ट्रवादी आंदोलन की उपज से निकले हैं। इन्होंने ज्यादा तो कुछ नहीं किया, लेकिन राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने ये जो हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, इस त्रिकालीय पद्धति को केवल नाम चेंज किया, इस त्रिकालीय पद्धति का केवल नाम का रूपांतरण किया। हिंदू काल को इन्होंने प्राचीन काल कह दिया, मुस्लिम काल को इन्होंने मध्य काल कह दिया, और ब्रिटिश काल को इन्होंने आधुनिक काल कह दिया। तो बहुत ध्यान से फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इतिहास का विभाजन। मेरे प्यारे वीर जवानों, मेरे प्यारे बच्चों, हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल, ये बताया जेम्स मिल ने। और जेम्स मिल 1817 में ब्रिटिश इतिहासकार हैं, तो ये हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल, ब्रिटिश के रूप में से बांट देंगे। क्योंकि इन्हें क्या चाहिए? फूट डालो। इन्हें क्या चाहिए? हिंदू को अलग कर दो, मुस्लिम को अलग कर दो, ताकि आपस में लड़ाई हो जाए और ब्रिटिश की राज सत्ता स्थापित हो जाए। जो आधुनिक राष्ट्रवादी इतिहासकार आए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के उपज से आए हैं, उन्होंने केवल इसका नाम रूपांतरित किया, और नाम क्या किया? प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। तो दो विभाजन हो गए। अब तीसरा विभाजन हम पढ़ना चाहते हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूं। उम्मीद है मुझे कि आप हर चीज के नोट्स बनाते चल रहे होंगे, क्योंकि मैं उसी दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूं। तीसरा जो विभाजन है वो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अब ये नाम सुना सा लग रहा है, मार्क्सवादी। मार्क्स एक ऐसा आदमी, इनका पूरा नाम है, नमन करो इन्हें बिल्कुल, कार्ल मार्क्स को। ये वो व्यक्ति है जिसने पूरी दुनिया को दो खेमे में बांट दिया। पूरी दुनिया को एक खेमा पूंजीवादी देशों का बना, एक खेमा समाजवादी देशों का बना। कार्ल मार्क्स, ये आप ऐसे समझिए कि 22 से लेकर और 30 तक की उम्र में हर व्यक्ति एक बार मार्क्स जरूर बनता है जब किताब पढ़ता है, और 30 के बाद 35 तक यदि वो मार्क्स रह गया तो इसका मतलब उसने मार्क्स को सही से नहीं पढ़ा। तो मेरे लाल, मार्क्स का जब विषय आएगा तो इसकी सारगर्भिता को, इसकी प्रामाणिकता को हम वहां मूल्यांकन करेंगे। लेकिन क्योंकि मार्क्सवादी एक दृष्टिकोण अपने आप में एक वर्ग पनप गया मार्क्सवादी दृष्टिकोण का, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग इतिहास का विभाजन कर रहे हैं। इसे हम रफ करके मार्क्स की एक अप्रोच आपको बताते हैं, ताकि आप लोग अपने दिमाग में मार्क्स, जब भी आपके सामने मार्क्स नाम आए, कार्ल मार्क्स, तो आपको एक शब्द विशेष रूप से याद रखना है, और वो शब्द है मेरे बच्चों, आर्थिक। मार्क्स का पूरा इतिहास इस शब्द के इर्द गिर्द घूमता आपको नजर आएगा। मार्क्सवादी दृष्टिकोण आर्थिक पक्ष को लेकर चलता है। और कैसा आर्थिक पक्ष? एक ऐसा आर्थिक पक्ष जो वर्ग संघर्ष को जन्म देगा। वर्ग अवधारणा, शोषित, मजदूर, श्रमिक,
एक ऐसा वर्ग जो समाज में दबा कुचला है, पिछड़ा है, मार्क्स उनकी आवाज बनेगा और क्रांति की दुहाई देगा। तो मार्क्सवादी इतिहासकार का कहना यह है कि जिस हिसाब से आप इसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में इतिहास को बांट रहे हो, तो आप इसे ऐसे ना बांटकर मध्यकाल का प्रारंभ जो आप मोहम्मद गौरी के आक्रमण से ले रहे हो, वो गौरी के आक्रमण से ना लेकर थोड़ा पीछे से लीजिए। क्यों लीजिए? क्योंकि 750 एडी के आसपास भारत के अंदर सामंतवाद ने जन्म ले लिया था, और सामंतवाद किसी और चीज की उपज नहीं बल्कि आर्थिक पक्ष की ही उपज है। सामंतवाद क्या है? तो हमने कल की क्लास में ये बताया था आपको कि सामंतवादी दृष्टिकोण ऐसा है कि आप ऐसे समझिए कि एक राजा है, उस राजा के नीचे कई सारे राजा की सहायता करने के लिए कुछ लोग हैं, लेकिन वो लोग इतने वर्चस्वशाली, इतने शक्तिशाली हो चुके कि उन लोगों ने अपना एक अलग साम्राज्य बना लिया जो अपनी मेन पावर, अपनी मेन सत्ता, अपनी मेन सुप्रीमेसी के खिलाफ बगावत करेगा। सामंतवाद क्या है? सामंतवाद कुछ नीचे वर्ग के लोगों के द्वारा एक पनपी एक ऐसी व्यवस्था है जो ऊपर पनप रही शक्ति को सीधे चुनौती देगा। और इस सामंतवाद की वजह से एक इतिहासकारों को वर्ग जन्म ले रहा है, और उस इतिहासकारों का नाम होगा मार्क्सवादी इतिहासकार। मार्क्सवादी इतिहासकार कह रहे हैं कि आप इतिहास का विभाजन कुछ इस प्रकार से कीजिए, प्राचीन, मध्य और आधुनिक ना कर इस मध्य काल को आप मोहम्मद गौरी के आक्रमण से जो ले रहे हो, वो आप क्या कीजिए कि 750 एडी से लगभग 1100 एडी, 1200 एडी लगभग आप मानिए 1100-1200 एडी तक, और फिर आप 1200 एडी से लगभग 1600-1700 एडी तक आप मान लीजिए मुगल काल कंप्लीट। तो ये कह रहा है कि मध्यकाल को आप बांट दीजिए पूर्व मध्यकाल में और उत्तर मध्यकाल में। मतलब आप समझिए, जरा दृष्टिकोण पर कोशिश कीजिए। वैसे एक बार फिर दोबारा बता रहा हूं, इस गड़बड़ को एक बार देख लीजिएगा। देखिए, हमने सबसे पहले बताया जेम्स मिल। जेम्स मिल ने कितने टाइप बताए इतिहास को डिवाइड करने के? 3। कौन कौन से टाइप बताए आपको पता होना चाहिए? हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। उसके बाद कौन आए? राष्ट्रवादी इतिहासकार। राष्ट्रवादी इतिहासकार क्या करेंगे? इस त्रिकालीय पद्धति को बनाए रखेंगे, और इस त्रिकालीय पद्धति को बनाकर केवल नाम चेंज करेंगे। हिंदू काल का नाम कर देंगे प्राचीन काल, मुस्लिम काल का नाम क्या कर देंगे? मध्यकाल, और ब्रिटिश काल का नाम क्या कर देंगे? आधुनिक काल। तो मेरे बच्चों, जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है नहीं, अब त्रिकालीय पद्धति नहीं होगी, बल्कि 4 प्रकार से ये बांटने की इसे कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं प्राचीन काल अपनी जगह पर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मध्यकाल को ये बांट रहे हैं पूर्व मध्यकाल लगभग 750 एडी से 1200 एडी मान लीजिए आप, और एक उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण वाले मान रहे हैं 1200 एडी से लगभग 1700 एडी के आसपास तक। और इसके बाद जो चतुर्थ है इसका प्राचीन, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य, और उसके बाद है आधुनिक काल। ये है। तो ये दृष्टिकोण हुआ मार्क्स के अकॉर्डिंग इतिहास को विभाजन करने का। अब ये 3 विभाजन हमने तुम्हें बताए। इसके बाद 1980 के दशक में 1980 के दशक में कुछ इतिहासकारों ने, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने जन्म लिया, और उन इतिहासकारों का कहना है कि आप आधुनिक काल को जो मान रहे हो वो मान रहे हो 1757 प्लासी के युद्ध के बाद से, और ये कह रहे हैं कि आप आधुनिक काल को भी 2 खंड में बांट दीजिए। और वो आधुनिक काल के 2 खंड क्या होंगे? एक तो होगा पूर्व आधुनिक काल और एक होगा उत्तर आधुनिक काल। पूर्व आधुनिक काल क्या है? ये कह रहे हैं कि जब मुगल यहां पर थे, उस समय जब ब्रिटिश कंपनी आई थी तो वो ऐसे व्यापार करने आई थी, और जब व्यापार करने आई थी तो व्यापार करने में वो कीमती धातुओं को भारत ला रही थी। भारत में नकदी फसलों का प्रचलन चल रहा था। कीमती धातु, 2 शब्द ध्यान रखिए, कीमती धातु भारत आ रहा था व्यापार करने के लिए, और नकदी फसलों का प्रचलन भारत में चल रहा था।
तो भारत समृद्धि का द्योतक था। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी उस समय भी, जिस समय ब्रिटिश कंपनी भारत में आई थी, क्योंकि उस समय भारत में वो कीमती धातु ला रहे थे, बदले में यहां से वस्तुएं ले जा रहे थे। तो आधुनिक इतिहासकार जो 1980 की उपज है वो ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश कंपनी जब भारत आई तो उसका मतलब हम इस वाले विभाजन को, जो मुगल काल से लेकर और कीमती धातु और नकदी फसलों का दौर था, उसे हम पूर्व आधुनिक काल कहेंगे। और जब ब्रिटिश ने यहाँ शासन कर लिया कंप्लीटली, यानी कि 1850 के बाद, यानी कि 1800 के बाद लगभग, तो उसे हम उत्तर आधुनिक काल कह देंगे। तो आप समझिए अब इतिहास का विभाजन कितने प्रकार का हो गया टोटल? अब हो गया आज वर्तमान में 5 प्रकार का। पहला प्रकार क्या है? प्राचीन काल। दूसरा प्रकार क्या है? पूर्व मध्यकाल। तीसरा उत्तर मध्यकाल। ये मध्यकाल को 2 रूप में कौन डिवाइड कर रहा है? मार्क्सवादी दृष्टिकोण कर रहा है। और इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया मेरे बच्चों आधुनिक काल में भी पूर्व आधुनिक काल। इसके बाद कौन आया? उत्तर आधुनिक काल। तो मैं ये ऐसी उम्मीद करता हूं कि शायद आपको ये विभाजन का टॉपिक मेरे माध्यम से समझ आया होगा। मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि इतिहास का विभाजन नाम का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आधुनिक इतिहास जब हम शुरू कर रहे हैं तो आधुनिक इतिहास में सबसे पहले हमने पढ़ा जेम्स मिल के द्वारा इतिहास का विभाजन। तो जेम्स मिल 1817, जेम्स मिल ने इतिहास को 3 भागों में बांटा। 3 भाग कौन कौन से हैं? हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। उसके बाद हमने बांटा राष्ट्रवादी इतिहासकारों में। राष्ट्रवादी इतिहासकारों में क्या करा? केवल नाम बदल दिया। हिंदू काल को क्या कह दिया? प्राचीन काल। मुस्लिम काल को क्या कह दिया? मध्यकाल। और आधुनिक काल को क्या कह दिया? आधुनिक काल। ब्रिटिश काल को क्या कह दिया? आधुनिक काल। अब यहाँ क्या है? उसके बाद मार्क्सवादी दृष्टिकोण मध्यकाल को कह रहा है कि आप मोहम्मद गौरी के आक्रमण से ना मानकर, क्योंकि वो वर्ग संघर्ष की धारणा पर आधारित है, क्योंकि वो आर्थिक तत्व की प्रधानता पर आधारित है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या कह रहा है? मार्क्सवादी दृष्टिकोण कह रहा है कि आप इसे मध्यकाल को 2 भाग में बांट दीजिए, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को आप मान लीजिए कि 750 एडी से लगभग 1200 एडी तक, क्योंकि इसी समय सामंतवाद का उदय हो गया। इसी समय छोटे छोटे जो राजा थे अपने अपने क्षेत्र से उदय करके एक बड़ी सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर मध्यकाल क्या है? जो तुर्की शासन है, जो मुगल शासन है, वो उत्तर मध्यकाल आ जाएगा। और जब मुगल शासन 1600 एडी के आसपास चल रहा था तो उस समय हम इसे पूर्व आधुनिक काल कहेंगे, क्योंकि उस समय जब ब्रिटिश कंपनी भारत आई थी तो वो नकदी फसलों का प्रचलन भारत में बहुत जबरदस्त चल रहा था। और नकदी फसल इस बात का द्योतक है कि अर्थव्यवस्था अपनी समृद्धि की ओर है, ना कि अपने पतन की ओर है। दूसरी चीज हमने पढ़ा कीमती धातुएं। वो कीमती धातुएं ला रहे थे व्यापार करने के लिए, वो नकदी फसलों का प्रचलन चला रहे हैं व्यापार करने के लिए। और मेरे बच्चों उत्तर आधुनिक काल में हम कंप्लीटली क्या पढ़ते हैं? ब्रिटिश कालखंड को पूरी तरीके से हम यहाँ इसे पढ़ेंगे। तो 5 प्रकार से हमने आपको इतिहास का विभाजन बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ये टॉपिक विशेष रूप से समझ आ गया होगा। स्लाइड हमारी हम इसे रफ कर रहे हैं। उम्मीद है मुझे कि आप इस वीडियो को देखकर लाभ उठाएंगे किस प्रकार से हमने इतिहास का विभाजन किया। अब जो हमारा अगला विषय होगा वो अगला विषय हमारा ये होगा विभाजन के बाद। ये जो एक चीज और याद रखना कि जो ये आधुनिक 1980 की उपज आई है तो उसको हम संशोधनकारी इतिहासकार कह सकते हैं, क्योंकि संशोधन कर रहे हैं वो आधुनिक काल में। तो हम उसे वहां कहेंगे कि पूर्व आधुनिक काल और उत्तर आधुनिक काल। अब यहां हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है 18वीं सदी का पूर्वार्ध। तो थोड़ा और इसे नीचे लिख देता हूं, 18वीं सदी का पूर्वार्ध। अब यहाँ 2 शब्द हमारे सामने आएंगे, एक तो पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता हो पूर्वार्ध किसे कहते हैं, उत्तरार्ध किसे कहते हैं। पूर्वार्ध का मतलब है सदी का मतलब, पहले तो सदी समझिए। जैसे हम कहें 21वीं सदी, तो 21वीं सदी का मतलब है कि 2000 से शुरू होकर 2099 तक ही जाएगा। और जब मैं कह दूं कि 21वीं सदी का पूर्वार्ध चल रहा है तो इसका मतलब है कि 2000 से लेकर 2050 तक का पीरियड जो है वो पूर्वार्ध का है।
2050 से लेकर 2099 तक का समय जो है उत्तरार्ध का है। तो हम लोगों को पढ़ना है जो टॉपिक है 18वीं सदी का पूर्वार्ध। 18वीं सदी का जो पूर्वार्ध होगा वो कहां से कहां शुरू होगा? 18वीं सदी का पूर्वार्ध होगा 1700 से 1750 AD। ये पीरियड हमें पढ़ना होगा, 18वीं सदी का पूर्वार्ध। अब आप इसे समझिए, 18वीं सदी के पूर्वार्ध। इसे पढ़ने के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी आप लोग फॉलो करते होंगे। एनसीईआरटी में अगर आप क्लास 8th की एनसीईआरटी देखो तो यदि मैं उस क्लास 8th की एनसीईआरटी का नाम आपको बताऊं तो हमारे अतीत करके उस एनसीईआरटी की किताब पर लिखा हुआ है। अच्छा, कभी आपने नोटिस किया कि ये हमारे अतीत क्यों है? ये हमारा अतीत क्यों नहीं है? अंतर समझिए। इतिहास को अगर आप एक ही दृष्टिकोण से लिख रहे हो, केवल कुलीन वर्ग का, केवल धनाढ्य वर्ग का, केवल पूंजीपति वर्ग का, केवल शासक वर्ग का, देखो हर वर्ग का इतिहास होता है। पर यह दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग केवल कुछ चंद सत्ता दल, कुछ राजनीतिक इतिहास हमारे सामने पेश किया जाता है, शासक वर्ग का इतिहास हमारे सामने ज्यादातर पेश किया जाता है। परंतु जो एक नई विचारधारा, सबाल्टन विचारधारा हमारे सामने चल रही है, वो ये प्रतिपादित करती है कि दबे कुचलों का, मजदूरों का, महिलाओं का, शोषित वर्गों का इतिहास भी लिखा जाना चाहिए। और इस पर खूब रिसर्च चलती है और खूब यहाँ आर्टिकल डेवलप होते हैं जब आप इतिहास को देखते हैं। तो 8th क्लास की एनसीईआरटी कह रही है हमारे अतीत, हमारा अतीत, हमारे अतीत। देखिए, हमारे अतीत का मतलब है कि क्या केवल एक ही वर्ग का इतिहास लिखा गया? मैं आपको एक उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा, शायद मैं आपकी अपनी बात को कन्वे कर सकूं आपके थ्रू। और आपको जो भी कोई डाउट होते हैं वीडियो से रिगार्डिंग या फिर कोई टॉपिक से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं अगली क्लास में या वहीं उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो बिल्कुल आप कंसेप्चुअल इस चीज को सीखते हुए चले। हमारे अतीत, देखिए आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा छत्रपति शिवाजी जी का। छत्रपति शिवाजी, अगर मैं जाति से बात करूं तो निम्न जाति के छत्रपति थे, मराठाओं की नींव रखने वाले थे शिवाजी। इन शिवाजी की जो सेना थी, एक उदाहरण दे रहा हूं, वर्तमान से इसे जोड़ूंगा क्योंकि मैंने कहा मैं लिंक करके पढ़ाऊंगा, मेरे से बिना लिंक करे नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं पास्ट से उठाऊंगा और वर्तमान तक आपको लेकर आऊंगा। इतिहास का विभाजन आपको 5 दृष्टिकोण मैंने आप लोगों को बता दिए, लगभग 5 तरीके बताए इतिहास को, प्राचीन, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य, पूर्व आधुनिक, उत्तर आधुनिक। हम लोग इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली इन लेक्चरों को क्रमबद्ध स्टडी करनी होगी, नोट्स बनाने होंगे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। हमारे अतीत को मैं समझाने के लिए आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी का टॉपिक बता रहा हूँ। क्या है क्लास 8 की एनसीईआरटी, क्या कहती है? जो शिवाजी है मराठा सेना की नींव रखने वाले, उनकी सेना में या शिवाजी जो है वो निम्न जाति के हैं और निम्न जाति के होने के बाद भी इनकी सेना में कई प्रकार के, सभी प्रकार के जो वर्ग हैं मनुष्य जाति में, वो सब इनकी सेना में सम्मिलित थे। तो एक जाति आपने सुनी होगी महार जाति। तो महार जाति इनकी सेना में, महार जाति भी थे, महार जाति अम्बेडकर जी वाली। अब हुआ क्या कि छत्रपति का जो पद था, जो शिवाजी के पास था, ये धीरे धीरे डाउन होता चला गया, कमजोर होता चला गया। और इसकी जगह इसके ही जो मेन, इसके नीचे 8 पद और होते थे, उन 8 पदों में सबसे ऊपर एक पद होता था जिसे बोलते थे पेशवा। पेशवा का जब वर्चस्व कायम हुआ और छत्रपति का वर्चस्व जब नीचे गया तो पेशवा शक्तिशाली बन गए। और पेशवा सौभाग्य से ब्राह्मण जाति के हैं, तो इन पेशवाओं ने जातिवाद के आधार पर अपनी सेना में से महार जाति को अलग कर दिया। समझना, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात बता रहे हैं आप, क्योंकि ये अभी वर्तमान में मुद्दा उठा है। अभी 2018 के आसपास की अगर मैं बात बताऊं, 18-19 की, जब महाराष्ट्र राज्य में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, शिवसेना के जो मुख्यमंत्री रहे,
उनकी सरकार में एक गौरव दिवस बनाया गया, मराठा गौरव दिवस, तो उस पर बड़ा बवाल हुआ था। मैं वहीं से लिंक कर रहा हूँ, आज की घटना को, वर्तमान की प्रासंगिकता को मैं अतीत से लेकर आ रहा हूं। और एनसीईआरटी हमें क्या पढ़ा रही है, कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या केवल तथ्य याद कर रहे हैं? नहीं, तथ्यों का संकलन मात्र इतिहास नहीं है। मैंने कल की क्लास में बताया था, हम लोग एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे, एक सीरीज डेवलप करेंगे, पढ़ने का तरीका बदलेंगे इतिहास को, तभी हम कुछ सीख पाएंगे। शिवाजी जो कि निम्न जाति के थे, जिनकी सेना में सब प्रकार के वर्ग थे, उच्च जाति के लोग भी थे, महार जाति के लोग भी थे, निम्न वर्ग के थे, उच्च वर्ग के थे, तो इनकी सेना में महार जाति के थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब ये पेशवा का पद मजबूत हुआ, छत्रपति का पद डाउन हुआ, तो शिवाजी के बाद जो पेशवा बनने शुरू हुए, तो जब पेशवा आए तो पेशवाओं ने क्या किया, जो कि ब्राह्मण जाति के थे, उन्होंने महार जाति को अपनी सेना में से जातिवाद के नजरिए से हटा दिया। और ये महार जाति लड़ाकू होती थी, और ये महार जाति जब पेशवा ने अपनी सेना में से बाहर निकाले, तो इन्हें तो रोजगार चाहिए, इन्हें तो सेना में जाना है, इन्हें तो युद्ध करना है, इन्हें तो पैसा कमाना है। कैसे कमाए पैसा? तो ये पैसा कमाने के लिए अंग्रेजों के साथ चले गए, ब्रिटिश सेना के साथ शामिल हो गए। अब आप बहुत कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट को सीखना कि अंग्रेज के साथ ये महार जाति जब मिल गई, तो आप ध्यान करना, लगभग 1815 के बाद जब थर्ड अंगल मराठा युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में महार जातियों ने अंग्रेजों का साथ दिया और मराठाओं के खिलाफ युद्ध किया। और जानते हो, बड़े आश्चर्य की बात है, इस थर्ड अंगल मराठा युद्ध में ये अंग्रेज की विजय हुई, अंग्रेज जीते, मराठा हारे। तो महार जाति का इतिहास कुछ और कह रहा है, और मराठा के शासक वर्ग का इतिहास कुछ और कह रहा है। यदि मैं मराठा दृष्टिकोण से देखूं, तो मराठा कह रहे हैं हम हारे हैं, और यदि मैं महार दृष्टिकोण से देखूं, तो महार कह रहे हैं हम जीते हैं, भले ही वो अंग्रेज के साथ थे। यूं तो सिख सेना ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, तो क्या हम ये कहें कि सिख का इतिहास अंग्रेजों के साथ जुड़ गया? और वही सिख है, जब रणजीत सिंह सिखों के साथ सेना बनाकर युद्ध लड़ रहा है। तो समय परिस्थिति के हिसाब से इतिहास बदलता है मेरे बच्चों। लेकिन हम लोग कुछ शासक वर्ग के इतिहास को समझते हैं कि इतिहास कंप्लीट हो गया, हम लोग कुछ शासक वर्ग के इतिहास से समझते हैं कि इतिहास कंप्लीट हो गया। लेकिन ये नजरिया, ये दृष्टिकोण हमारे सामने प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि हम लोगों को, हमें क्या करना है, हमारे अतीत, मतलब हम लोगों को दबे कुचले वर्ग जो है, महिलाएं जो है, शोषित वर्ग जो है, पिछड़े वर्ग जो है, उन सबका अपना अपना इतिहास है। तो उन सबके इतिहास के बारे में हमें जानकारी हो कि आखिर उस समय वो वर्ग क्या कर रहा था। तो ये इतिहास को पढ़ने का एक नजरिया मैं आपको डेवलप करना चाह रहा हूँ। तो आप इस जाति से समझ गए होंगे, इस जाति दृष्टिकोण से, कि शायद महार का इतिहास तो लिखा ही नहीं गया। 2018 में जब ये गौरव दिवस बना रहे थे, तो ये उद्धव ठाकरे कह रहे थे, किस बात का गौरव दिवस बना रहे हो, किस बात का गौरव दिवस बना रहे हो? तो महार पता क्या कह रहे थे? महार नारा लगा रहे थे महाराष्ट्र में कि नहीं, हम तो जीते थे। तो उद्धव ठाकरे कह रहे थे, भाई किससे जीते थे? जीते तो अपनों से थे ना, तो अपनों से जीत कैसी जीत? तो ये एक पैमाना, एक दृष्टिकोण, एक अप्रोच सीखने की, तो ये हम लोगों ने जाना। अब हम हमारे अतीत के बाद आधुनिक भारत के इतिहास को नए तरीके से अब देख रहे हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग 4 खंड में पढ़ेंगे। 4 खंड। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड और चतुर्थ। देखिए, प्रथम खंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग प्रथम खंड में पढ़ेंगे 18वीं सदी का पूर्वार्ध। प्रथम खंड को हम लोग 18वीं सदी के पूर्वार्ध से पढ़ेंगे। क्या हुआ था भाई 18वीं सदी के पूर्वार्ध में? थोड़ा सा गौर करिए। 1700 से 1750 एडी के बीच क्या हुआ है? इतिहास पर जब दृष्टिपात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले मुगल काल का पतन धीरे धीरे हो रहा है।
नंबर 2, मुगल काल के पतन के बाद क्या हो रहा है? मुगल काल का पतन, मुगल काल का विघटन हुआ। मुगल काल के विघटन के बाद क्या हुआ? मुगल काल के विघटन के बाद होता है नए राज्यों का उदय। नए राज्यों का उदय, छोटे छोटे नए राज्यों का उदय हो रहा है। द्वितीय कालखंड में हम क्या पढ़ेंगे? द्वितीय खंड में हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है। जब एक देश का दोहन अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए कोई देश दूसरा देश करे तो वो आर्थिक दृष्टिकोण है। तृतीय में हम क्या पढ़ेंगे? तृतीय में हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद कैसे पनपा, क्या उपज है राष्ट्रवाद की। चतुर्थ में हम क्या पढ़ेंगे? आजादी के बाद या स्वतंत्रता के बाद का भारत। ये हमारी अप्रोच होगी, ये हमारी अप्रोच होगी। ये स्लाइड आपको ध्यान में रखनी है बिल्कुल, ये हमारी अप्रोच होगी। तो यहीं से हम लोग अपनी अगली क्लास कल शुरू करेंगे। आज मैं यहीं रोक रहा हूं साथियों, और ये आप स्लाइड लिख लेंगे। कल से हम प्रथम खंड शुरू करेंगे। नमस्कार साथियों, धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए।